दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। 1 जनवरी 2019 को हमने पहला एपिसोड आपके सामने प्रस्तुत किया था और उसके बाद हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के जो दिग्गज लीडर्स हैं उनसे हम लोग आपको मिलवाते रहे हैं। और उसके बाद फिर हमने एक सीरीज स्टार्ट की जिसमें जो ट्रेनर्स हैं, बड़े बड़े ट्रेनर्स, संतोष नायर, डॉक्टर उज्जवल पाटनी, डॉक्टर विवेक बिंद्रा, उन ट्रेनर्स को हमने सुना। फिर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेके जो लीगल फ्रेमवर्क जो लोग कर रहे हैं उनको हमने सुना। 25वें एपिसोड में हमारे साथ मोहम्मद जाकिर हुसैन साहब थे जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में गाइडलाइन बनाई। 50वें एपिसोड में हमारे साथ में हेम कुमार पांडे सर थे जो फॉर्मर सेक्रेटरी रहे, जिनकी डायरेक्शन में गाइडलाइन बनी और इश्यू हुई। और आज उसी सीरीज में हम लोग एक नई पर्सनैलिटी को लेके आ रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ऊपर में एक मैगजीन है और जो मैगजीन बहुत पॉपुलर होती जा रही है, डायरेक्ट सेलिंग टुडे। सो डायरेक्ट सेलिंग टुडे के चीफ एडिटर राहुल सुदन जी आज हमारे मेहमान हैं। राहुल सुदन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैट विद सुरेंद्र वत्स में। नमस्कार सुरेंद्र वत्स साहब, आपने मुझे इस अपने स्टीम शो में इनवाइट किया एंड रियली ऑनर्ड। और सभी श्रोताओं को, सभी सुरेंद्र वत्स जी के प्रोग्राम को फॉलो करने वाले सभी दर्शकों का मैं स्वागत करता हूँ। थैंक यू सो मच वत्स साहब, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सर। देखिए, इंडस्ट्री में जब भी कोई नई चीज आती है, बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि भाई डायरेक्ट सेलिंग जो है इतना बड़ा कारोबार तो है, लेकिन ये न्यूज़पेपर में नहीं आता, मैगजीन में नहीं आता, टीवी चैनल्स में नहीं आता। तो कहीं ना कहीं एक यूट्यूब चैनल हमने स्टार्ट करके उस कमी को पूरा करने का प्रयास किया कि जो हमारे लीडिंग न्यूज़ चैनल्स हैं वो अभी डायरेक्ट सेलर्स की इंपॉर्टेंस को उतना नहीं समझ रहे, वो उनको उतने बड़े सेलिब्रिटी नहीं मान रहे, लेकिन वो रियल सेलिब्रिटीज हैं तो उनको हम लोग इंटरव्यू करते हैं। और उसी दिशा में प्रिंट मीडिया में आपने कदम रखा और ये मैगजीन डायरेक्ट सेलिंग टुडे ये कब शुरू की उसके बारे में भी हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपकी थोड़ी सी बैकग्राउंड हम लोग जानना चाहेंगे सर। थैंक यू वत्स साहब। बाय क्वालिफिकेशन एक इंजीनियर हूँ और एमबीए हूँ और 97-98 में पास आउट होने के बाद 1-2 साल जॉब करने के बाद डायरेक्ट सेलिंग से रूबरू हुआ। डायरेक्ट सेलिंग में एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, एज ए डायरेक्ट सेलर काम किया। काफी साल, 5-6 साल उसमें काम किया। उसके बाद डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री में कॉर्पोरेट लेवल पे मल्टीनेशनल कंपनीज में, इंडियन कंपनीज में जॉब करी, मैनेजमेंट में काम किया। और करीबन 7-8 साल से लीगल कंसल्टिंग, मैनेजमेंट कंसल्टिंग में हूँ। ये करीबन 19-20 साल का एक एक्सपीरियंस है मेरा जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ है। और ये बैकग्राउंड जो है वो जो भी काम आज तक किया 20 सालों में वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ कुछ ना कुछ मिलकर या जुड़ के ही किया है। ये छोटा सा बायोडाटा व्हाट्सएप मेरा। तो डायरेक्ट सेलिंग टुडे जो आपने स्टार्ट किया सर, उसके पीछे क्या विजन था और कैसे आइडिया आया इसको स्टार्ट करने का? व्हाट्सएप एक्चुअली में डायरेक्ट सेलिंग टुडे एक विजन का ही पार्ट था। विजन क्या था कि इस इंडस्ट्री में जो परसेप्शन है या जो उसको देखने का नजरिया है उसको हम बेहतर कैसे बना सकें। जब इसके ऊपर हमने बैठ के चर्चा की अपनी टीम के साथ या जिन लोगों से हम मिलते थे, इस इंडस्ट्री के जो वेटरन थे, एक्सपीरियंस लोग थे, तो उसके बाद समझ में आया कि मेन प्रॉब्लम जो है या मेन इश्यू जो आता है वो नॉलेज है या इंफॉर्मेशन है। हम जो लोग इस इंडस्ट्री में काम करते हैं, हमें अपनी इंडस्ट्री के बारे में ठीक चीज नहीं पता, इसलिए इस इंडस्ट्री के बाहर जो लोग हैं उनसे अपनी इंडस्ट्री की परसेप्शन ठीक कराने का एक्सपेक्टेशन करना वो मान्य नहीं लगा। इस दौरान हमने 2 स्टेप लेना शुरू किए। पहला स्टेप था हमारा एक इंडियन डायरेक्ट सेलिंग डे बनाना। सो ये वो दिन था जब हमने डिसाइड किया कि हर डॉक्टर्स डे होता है, इंजीनियर्स डे होता है, टीचर्स डे होता है, बट हम डायरेक्ट सेलर्स का कोई दिन नहीं होता। और तो ये शुरुआत की गई उस दिन से कि एक डायरेक्ट सेलर डे बनाया गया। उसके बाद शुरुआत की गई कि इंटरनली हम अपनी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को एजुकेट कैसे कर सकते हैं। उसके लिए फिर एक लीगल ट्रेनिंग विंग बनाया गया, लीगल ट्रेनिंग देने के लिए। उसी काम को आगे बढ़ाते हुए हमने एक नया चीज शुरू करा, वो था लीगल कॉन्क्लेव, जिसके अंदर हम लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इनको पैनल पे लेकर आते थे।
जब ये सब हम कर रहे थे तो एक चीज समझ में आई कि एक बड़ा पहलू जो मिसिंग हम कर रहे हैं वो है दूसरी इंडस्ट्री के लिए परसेप्शन की एक इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म क्रिएट करना। तब डायरेक्ट सेलिंग टुडे का जन्म हुआ। अब हर इंडस्ट्री की अपनी एक मैगजीन आती है, हर इंडस्ट्री अपनी एक मैगजीन निकालती है जिसके अंदर वो बताती है कि उसने गवर्नमेंट के साथ मिलकर क्या किया, गवर्नमेंट की क्या नई पॉलिसीज आ रही हैं और कैसे आ रही हैं। वो मैगजीन एक रिसर्च प्लेटफॉर्म का काम करती हैं, एक डेटा कलेक्शन का काम करती हैं अपनी इंडस्ट्री में। वो उन लोगों को, स्टेक होल्डर्स को आगे लेकर आती हैं जिन लोगों ने उस इंडस्ट्री को आगे लाने में हेल्प की, यानी कि हमारी डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज आती हैं, हमारे ट्रेनर्स आते हैं, हमारे डायरेक्ट सेलिंग के लीडर्स आते हैं, हमारे डायरेक्ट सेलर्स आते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे कंज्यूमर्स आते हैं उसके अंदर। तो इन्हीं पांचों के परिवेश को लाके एक प्लेटफॉर्म में लाके हमने डायरेक्ट सेलिंग टुडे शुरू की। और अगर एक लाइन में आपको बताऊं तो सिर्फ लगता तो ये था कि सारी लोग हमें नेगेटिव क्यों सोचते हैं, अगर हम उसमें ये समझें कि अगर उनको हमारी इंडस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं पता तो अगर वो गलत सोचते हैं तो वो कुछ गलत नहीं करते, क्योंकि हमने आज तक कभी ठीक चीज उन तक लेके नहीं गए थे। बस यही सोच के साथ ये डायरेक्ट सेलिंग टुडे का शुरुआत की गई और अब आज एक करीबन 7-8 महीने 9 महीने हो चुके हैं जर्नी को, और बस अब आगे देखते हैं सर कैसे चलता है। दैट्स ग्रेट सर, एक बहुत खूबसूरत आपने शुरुआत की है और मैं सभी व्यूअर्स से भी ये कहना चाहूंगा, और स्पेशली जो डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, तो वो हम सबका फर्ज बनता है कि कोई एक नई शुरुआत होती है, एक अच्छी शुरुआत होती है इंडस्ट्री के लिए, तो सबको उसका सपोर्ट करना चाहिए। और डायरेक्ट सेलिंग वाले लोग सर जब किसी चीज के पीछे लगते हैं तो वो हाथ धो के नहीं, नहा धो के पीछे लगते हैं। तो आपकी मैगजीन को भी बहुत सारे लोग अब सब्सक्राइबर बढ़ने वाले हैं, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। तो आपकी तैयारी है उस प्रकार की? साहब, आप जैसे लोगों का सपोर्ट है, काफी दिग्गज लीडर्स हैं, ट्रेनर्स हैं, कंपनीज हैं जो सपोर्ट करती हैं, तो सबका सपोर्ट है, तो इंशाल्लाह और भगवान की दया से मतलब जरूर हम तैयार हैं काम करने के लिए। और ना ही हम सिर्फ ऑफलाइन में, प्रिंट में, अब जैसे कई लैंग्वेजेस की भी रिक्वेस्ट आना शुरू हो गई है। अभी ये हिंदी इंग्लिश का एडिशन मिक्स जाता है लोगों के जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंगली। अभी हमें और रीजनल लैंग्वेजेस की भी रिक्वेस्ट आना शुरू हो गई है, बांग्ला में, कन्नड़ में, मराठी में। तो प्रोसेस जारी है सर। सही लोगों के साथ टीम बना के रीजनल लैंग्वेज में भी हम इसको लेके जा सकें, क्योंकि आप जानते हैं डायरेक्ट सेलिंग एक्चुअली होती तो हमारे गांव में है, तो उन लोगों को उनकी भाषा में अगर हम बात कर सकें, उनको समझा सकें, तो बस यही हमारी मैगजीन का उद्देश्य रहेगा सर। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। आप चूंकि मैगजीन निकाल रहे हैं, मैगजीन की निकालना मतलब बहुत सारा डाटा, बहुत सारा रिसर्च वर्क और बहुत बड़ी टीम आपके पास में होगी। आप इसका बेहतर उत्तर दे सकते हैं इस प्रश्न का कि हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य क्या दिखता है? उज्जवल शब्द है जो भविष्य की बात करते हैं। और देखिए, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री काफी सारे इंडस्ट्रीज का समावेश है। आप समझे, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी आ जाती है, आपकी इनकम टैक्स की सपोर्ट भी आ जाती है, आपकी एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप भी आ जाती है, प्लस ट्रेनिंग एंड सेल्फ डेवलपमेंट भी आ जाती है। तो ये 5-6 ऐसी ट्रेनिंग्स और इंडस्ट्रीज का समावेश है डायरेक्ट सेलिंग की। इसको ग्रो करना तो लाजमी है, क्योंकि ये एक बेसिक लेवल पे किसी भी इंसान को, किसी एक डायरेक्ट सेलर को अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए, सक्षम करने के लिए एक जरिया है। तो फ्यूचर इस इंडस्ट्री का बहुत ब्राइट है। अभी आप समझे कि अगर सरकार ने हमें सपोर्ट करना शुरू किया 2016 की गाइडलाइंस से, तो आज तो जब सरकार ने हमें सपोर्ट करना शुरू किया और उन्होंने रास्ते पे चलना सिखाया सरकार ने हमें, तो हमारा फर्ज बनता है उनके साथ, उनके नियमों के साथ काम करें। तो जब इन नियमों के साथ काम करेंगे तो आप ये समझें कि ये बिजनेस जो है वो डबल ही होने जा रहा है। तो मेरे और पूरी टीम, इन सबका पक्का विश्वास है कि डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर और उसकी ग्रोथ बहुत ही उज्जवल होने जा रही है। दैट्स ग्रेट सर। अगर हम लोग डायरेक्ट सेलिंग को लेके, डायरेक्ट सेलिंग का लीगल एस्पेक्ट्स आपसे समझे सर, गाइडलाइन हमारे पास में है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2019 आ गया है, उसमें भी डायरेक्ट सेलिंग आ गई है, शायद आगे रूलिंग की भी बातचीत चल रही है। इन सभी चीजों में अगर हम लोग डायरेक्ट सेलिंग को एक आम आदमी की भाषा में ये समझें कि ये कानूनी है या गैर कानूनी है, तो थोड़ी सी क्लैरिटी चाहते हैं इस विषय में आपसे।
आपने सही क्वेश्चन पूछा वत्स साहब। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस लाके सरकार ने हमारे साथ काम करना शुरू किया और अब हमारा फर्ज बनता था कि इसके साथ हम जो भी लोग हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग करें वो उसको कंप्लाई करें। उसके बाद 13 राज्यों ने भी अपने अपने दिशा निर्देश जारी किए कि आप ये रूल्स हैं, ये सिस्टम्स हैं कि आप इस हमारे साथ काम कीजिए और हमारे ये पीनल एक्शन होंगे अगर आप काम नहीं करते तो। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कंज्यूमर एक्ट में डायरेक्ट सेलिंग का नाम आना एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि पार्लियामेंट में दोनों हाउसेस ने इसको पास किया और नाउ अब इसके वर्केबल रूल्स बन रहे हैं। रूल्स जो हैं इस काम को आगे लेके जाते हैं, यानी कि आप समझें, रेगुलेट कंज्यूमर एक्ट के अंदर एक चीफ रेगुलेटर के अपॉइंटमेंट की बात है, यानी वो अपॉइंटमेंट जो चीफ रेगुलेटर का होगा वो हमारे कंज्यूमर अफेयर में कंज्यूमर की प्रोटेक्शन के लिए सबसे टॉप मोस्ट पोस्ट होगी डायरेक्ट सेलिंग के लिए। अभी अगर आप समझें तो सिर्फ थोड़ा सा काम बाकी है इसको पूरी तरह से, जिसे कहते हैं कि 110% लीगल करने के लिए। आज भी आप खुल के काम कर सकते हैं, सरकार की गाइडलाइंस के दिशा निर्देश हैं आपके काम करने के लिए। रूल्स का इम्प्लीमेंटेशन होना बिजनेस और कंज्यूमर वाइज, देखिए अल्टीमेटली अभी एक कंज्यूमर अफेयर की जो गाइडलाइंस या रूल्स पे जिन पे हम बात कर रहे हैं वो रूल्स में कंज्यूमर के प्रति काफी कुछ है, लेकिन बिजनेस इम्प्लीकेशन के लिए अभी उस पर काम चल रहा है। अगर इसका मैं आप रेफरेंस पॉइंट दूं तो आप ई कॉमर्स की गाइडलाइंस अगर समझें तो जैसे कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट ने ई कॉमर्स की गाइडलाइन निकाली है वो कंज्यूमर के लिए है, लेकिन उसका बिजनेस का जो सेक्शन है, यानी कि हम बिजनेस को कैसे करेंगे, इंडिया में कंप्लाई कैसे करेंगे, वो अभी भी एक दूसरे डिपार्टमेंट के पास है, कॉमर्स इंडस्ट्री के पास है, डीपीआईटी के पास है। तो अभी आई थिंक डिपार्टमेंट में ये डिस्कशन है कि ये दोनों चीजें कंज्यूमर अफेयर के अंदर होनी चाहिए या डीपीआईटी और इसके अंदर होनी चाहिए, जो मुझे लगता है और थोड़े ही टाइम का बात है, क्योंकि कोरोना की वजह से या लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा काम डिले हो गया है। पर जैसे ये सॉल्व हो जाता है और तब हम 110% लीगल और एक सुपरसोनिक जेट की तरह ये इंडस्ट्री ग्रो करेगी और हो सकता है कि मुझे दोबारा चांस मिले आपके सेशन पे आने का। नहीं, दैट्स ग्रेट सर, और हम सब लोग उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि एक बार रूलिंग्स आ जाएं तो फिर क्लैरिटी आ जाएगी और उससे दो काम होंगे कि जो मनी सर्कुलेशन वाली कंपनियां हैं जो कहीं ना कहीं कंज्यूमर को, डायरेक्ट सेलर को भ्रमित करती हैं किसी भी रूप में, तो उनके बुरे दिन आ जाएंगे और डायरेक्ट सेलर के और अच्छी कंपनियों के अच्छे दिन आ जाएंगे। तो हम लोग बहुत होपफुल हैं और बहुत जल्दी वो टाइम आने वाला है और निश्चित रूप से हम लोग मिले रहेंगे सर। और चैट विद सुरेंद्र वत्स की एक खासियत है सर, ये एक कम्युनिटी और एक फैमिली हम लोग क्रिएट कर रहे हैं और एक बार जो व्यक्ति आ जाता है तो फिर उससे हम लोग सख्त दिला के यहाँ से भेजते हैं कि वो डायरेक्ट सेलिंग के लिए जब भी जरूरत पड़ेगी तो हम उसको बुलाएंगे और उसको आना पड़ेगा। आप मैग्नेट हैं वत्स, और आपके शो की जो मुझे सबसे खास बात लगती है वो आपकी ट्रांसपेरेंसी और आपकी ऑनेस्टी का जो कम्युनिकेशन का तरीका है। मैंने आपके डायरेक्ट सेलर्स, आपके कमेंट्स पढ़े हैं आपके पोस्ट के ऊपर, और किस खुले दिमाग से आप उन सब कमेंट्स का आंसर करते हैं, किस तरह से आप अपने डायरेक्ट सेलर से कम्युनिकेट करते हैं, वो वाकई में काबिल तारीफ है। आप खुद एक जानते हैं कि कोर प्रॉब्लम हमारी इंडस्ट्री की सिर्फ एजुकेशन और अवेयरनेस है। ठीक चीज ठीक टाइम पे सबको मिल जाए तो वो ठीक डिसीजन ले पाता है। सो आपका, इसलिए मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है और काबिल तारीफ है कि आप जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन और बहुत ट्रांसपेरेंट और एक ऑनेस्ट तरीके से इंडस्ट्री के लिए बात करते हैं, आप जो वो बहुत ही सराहनीय काम है। बस थैंक यू वेरी मच सर, आपकी सेवाएं हम लोग लेते रहेंगे इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए। हमारे इस इंटरव्यू में सर एक पार्ट रहता है, क्योंकि जो सक्सेसफुल लोग हैं उनसे हमें सीखना चाहिए, और एक पार्ट ये रहता है कि आपकी जिंदगी का सबसे टफ टाइम कौन सा था और उस टफ टाइम से आप कैसे बाहर आए। अब ये बहुत मतलब एक ट्रिकी सा क्वेश्चन है कि टफ टाइम डायरेक्ट सेलिंग में आई थिंक मेरा सबसे ज्यादा टफ टाइम तो शायद तभी रहा होगा जब मैं पहले साल डायरेक्ट सेलिंग कर रहा था और मुझे अपने घर वालों या अपने लोगों को, अपने दोस्तों को समझाने में टाइम लगता था कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। क्योंकि जब हम 98, 99 उस टाइम की बात करें तो तब ये बात करना भी कि ऐसी कोई इंडस्ट्री है तो तब थोड़ा सा मुश्किल होता था। अभी क्वेश्चन बदल गए हैं लोगों के, डायरेक्ट सेलर्स के, अभी वो ज्यादा स्पेसिफिक नॉलेजेबल हो गए हैं, उनको पता है, अवेयरनेस है कि वो क्या करना चाहते हैं। थोड़ा सा हमारे टाइम में चैलेंज था, हमें पता नहीं था। तो वो एक टाइम था जब आप स्ट्रगल करते हैं और जब आपको सबके साथ कोई सपोर्ट नहीं करता, और तब आप जॉब छोड़ के फुल टाइम एक इंडस्ट्री में घुस गए।
और आपको अपने आशा के अनुरूप रिजल्ट नहीं मिलता, तो वो कुछ एक टाइम होता है स्ट्रगल का, जो सभी डायरेक्ट सेलर्स के साथ होता है, या मैं समझ सकता हूँ जिनके साथ मैंने काम किया। और वो एक टफ टाइम कहें या उसे सीखने का मौका कहें, वो यही बात है। उसी टाइम ने एक्चुअली हमें सिखाया भी, उसी ने हमें सिखाया कि एजुकेशन कैसे लेते हैं, अपने लीडर्स, अपनी अपलाइंस की बात कैसे मानते हैं, अपने सिस्टम को कैसे समझते हैं, फॉलो करते हैं। तो समझे तो ये एक्सपीरियंस ही रहा वो टफ पीरियड एक्चुअली बच्चा। तो ज्यादा मैं उस पीरियड को मैं इतना टफ नहीं मानता बच्चा। तो अगर किसी व्यक्ति की जिंदगी में अभी टफ टाइम है सर, वो टफ टाइम से गुजर रहा है, तो क्या स्टेट ऑफ माइंड होना चाहिए, क्या सोचना चाहिए कि वो बाहर आ जाए उससे? आई थिंक विश्वास। ओके। विश्वास दो ही सब चीजों का हल है। और विश्वास अवेयरनेस और एजुकेशन दोनों से आता है। तो ये विश्वास कि ये इंडस्ट्री में आप करियर बना सकते हैं, ये आपके काफी सारे क्वेश्चंस का आंसर दे देता है डायरेक्ट सेलर्स का। और मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूं, मैं जिस कंपनी के साथ काम कर रहा हूं, मैं जिस टीम के साथ काम कर रहा हूं, मैं जिस प्रोडक्ट के साथ काम कर रहा हूं, अगर मैं ये मानूं कि ये मेरा बिजनेस है, मुझे ही सीखना है और मुझे ये इंडिपेंडेंटली करना है, ये विश्वास अगर आप करें तो ये इंडस्ट्री आपको सक्सेस देती है। किसी को शायद 4 महीने में होगा, किसी को 14 में होगा, किसी को 140 महीने पे होगा, पर ये इंडस्ट्री सबको सब कुछ देती है। और प्रोवाइडेड कि आप इसमें चलने चाहिए, आपको ये समझना चाहिए ये इंडस्ट्री एक जीने का तरीका है। तो जिस दिन आप इसको जीने के तरीके को ठान लेते हैं और इसको समझ लेते हैं ना, तो ये इंडस्ट्री आपको एक्चुअल में रिजल्ट देती है। तो जो भी लोग इस इंडस्ट्री में आते हैं, मेरा सबसे एक ही रिक्वेस्ट होती है कि इस इंडस्ट्री को आप पूरा वो टाइम, वो शिद्दत और उसकी वैल्यू दीजिए। आप अगर एजुकेशन ले जाएंगे, तो मैंने अपने 20-22 साल के एक्सपीरियंस में लोगों को कामयाब होते हुए देखा है, उनको सीखते हुए देखा है और उनको ग्रो करते हुए देखा है। तो मैं उन्हीं सभी डायरेक्ट सेलर से जिनको लगता है कि अभी मेरा बहुत टफ टाइम चल रहा है, हो सकता है कोरोना की वजह से और टफ टाइम आया हो, तो मैं उन सभी को ये कहूंगा कि विश्वास बनाए रखें, सिस्टम को सीखें और सिस्टम को फॉलो करें। और जितनी जल्दी आप इंडिपेंडेंट होकर ये बिजनेस को समझ सकते हैं, कर सकते हैं, उसको उतनी जल्दी कीजिए। दैट्स ग्रेट सर, दैट्स ग्रेट, सुपर सर। विश्वास रखें और सबसे ज्यादा विश्वास अपने ऊपर में रखें, कॉन्फिडेंस रखें, और यही चाबी है एक्चुअली। इसलिए हम सबको डायरेक्ट सेलर्स को IBO, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर कहा जाता है। और जो व्यक्ति ऐसा सोच लेते हैं कि मुझे ही करना है, तो वो ज्यादा ग्रो करते हैं, और जो कहीं ना कहीं अपलाइन के भरोसे रहते हैं या दूसरी चीजों के भरोसे रहते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर गाइडलाइन। हम लास्ट पार्ट में है सर, और लास्ट पार्ट में हम लोग व्यूवर्स के क्वेश्चन लेते हैं। हमने आपका कमिंग सून का इंटरव्यू डाला था और बहुत सारे लोगों ने नीचे कमेंट किया है। आपकी इजाजत है तो उनमें से कुछ प्रश्न मैं लेना चाहता हूँ। जी मतलब। थैंक यू वेरी मच सर। महेंद्र नायडू का प्रश्न है, न्यू एस्टेब्लिश्ड डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को कैसे चुने? नई कंपनी को कैसे चुने? महेंद्र साहब, नायडू साहब, ये क्वेश्चन जितना सरल है उतना कठिन ही है कि आप लाइफ पार्टनर कैसे चुने, आप एजुकेशन में पढ़ाई कैसे चुने, आप 10वीं के बाद साइंस लें या आर्ट्स लें या कॉमर्स लें, कैसे चुने। तो फिर भी उन लाइनों में सलाह देने वाले आपको लोग मिल जाते हैं। यहाँ पे ये सलाह लेना कि कौन सी कंपनी अच्छी है या आपको चूज करनी चाहिए, ये थोड़ा बहुत मुश्किल है। एक बेसिक मैंने जो देखा है फंडा जो बहुत सेफ और सिक्योर, या एक कहें कि आप एप्लीकेबल कर सकते हैं, वो है उसका प्रोडक्ट देख लीजिए। ओके। आप समझें कि अगर वो प्रोडक्ट आप अपने घर लेके जाते हैं तो क्या आप उसे यूज कर पाएंगे? क्या वो प्रोडक्ट की वैल्यू है जिसपे आपने उसे परचेज किया? क्या वो प्रोडक्ट ऐसा है जिसको अगर आप अपने दोस्तों को, अपने आस पड़ोस के लोगों को उसको सेल करते हैं तो क्या वो खरीद पाएंगे? क्या उस प्रोडक्ट से आपको घर पे कोई बेनिफिट होने जा रहा है? अगर ये आप प्रोडक्ट के ऊपर 4-5 क्वेश्चन को आप समझ सकें, तो असल में आपके लिए वो कंपनी के बाकी पहलू समझना बाद में आसान होता जाएगा, क्योंकि आप पहले कंपनी के बारे में कुछ नहीं समझ सकते। अगर आप यहां से कंफर्टेबल होते हैं तो आप सेकेंड या थर्ड चीज दे सकते हैं, वो उसका कंपनी का प्रोफाइल होता है या कंपनी का स्ट्रक्चर होता है या उसका बैकग्राउंड होता है, जो आप देख सकते हैं। प्लान कॉम्पनसेशन समझना के लिए टाइम लगता है, क्योंकि आप कोई भी कॉम्पनसेशन प्लान देखेंगे तो उसमें 7-8-9 इनकम्स होंगी, रिवॉर्ड्स होंगे,
एक करियर प्लान होता है जिसके अंदर आपको 2-3 साल 4 साल के बाद समझ में आता है कि आप कैसे ग्रो करते हैं, कैसे आप एक लेवल तक पहुंचते हैं। तो मेरा, अगर आप समझें इस क्वेश्चन का आंसर, तो ये है कि 80-85% तो आप प्रोडक्ट देख के ही डिसीजन ले सकते हैं, और 10 से 15% आप कंपनी का प्रोफाइल देके डिसीजन लें। तो ये आपके लिए एक अच्छा मापदंड हो सकता है किसी भी चीज को चूज करने का। सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री में होना चाहिए, या वो वहां पे उस लिस्ट में हो, या उसने वहां सबमिटेड किया हो, ये होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो बाकी दोनों चीजें आप छोड़ दीजिए, फिर कोई फायदा नहीं है उस चीज का। तो मेरे हिसाब से ये 3 करें, पहले कंज्यूमर अफेयर्स की बात करें, सेकंड आप उनसे प्रोडक्ट की बात करें, और थर्ड आप उनके प्रोफाइल की बात करें। मैं एक प्रश्न और पूछना चाह रहा हूं सर, इसी से संबंधित है। ये तो आपने बहुत अच्छे से क्लैरिटी दी कि प्रोडक्ट जो है वो सबसे बड़ी प्राथमिकता है, उसको आप देखिए, प्रोफाइल देखिए, प्लान समझ में नहीं आएगा ज्यादा लेकिन उसको देखिए, और ये देखिए कि वो कंपनी मिनिस्ट्री में रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो बहुत बार ये प्रश्न आता है कि जो कंपनियां कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे रजिस्टर्ड हैं, तो क्या हम मान लें कि वो सारी कंपनियां बिल्कुल सही हैं, सही तरीके से काम कर रही हैं, या उनको भी चेक करने की आवश्यकता है? आपने सही कहा भट्ट साहब, और इसमें ना, इसका आपका प्रश्न पूछना और मेरा आंसर देना एक्चुअली सभी डायरेक्ट सेलर के लिए शर्मिंदगी की बात है। आप ये समझें कि आपके सरकार ने आपको एक प्लेटफॉर्म दिया, सरकार ने एक आपको सिस्टम बना के दिया और कहा कि आप इस सिस्टम पे चलें। फिर कुछ लोगों को लगता है कि मैं एक डॉक्यूमेंट वहां दे चुका हूं, मैं कुछ और चला लेता हूं। मैंने कुछ एरिया में, छोटे एरियाज में देखा कि मिनिस्ट्री में कुछ इंफॉर्मेशन है और वो कुछ और कर रहे हैं। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमें लोगों को भरोसा दिलाना है, कि सरकार को भरोसा दिलाना है कि हम एक अच्छी इंडस्ट्री हैं, और जिस रास्ते पे वो चलने की बात कर रहे हैं हम उसी रास्ते को तोड़ने की बात करते हैं। तो एज अ डायरेक्ट सेलर, ये आपका प्रश्न बिल्कुल ठीक है कि क्या वो जो लिस्ट में कंपनीज हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स में डिपार्टमेंट में है, और वो एक्चुअली कंप्लाई करने की एक लिस्ट है, कंप्लायंस की लिस्ट है वो, तो क्या वो सारी चीजें जो उसमें डाली गई हैं वो ठीक हैं? तो आपको ये समझें कि मिनिस्ट्री को एक लेवल तक ये पेपर्स जब दिए थे उन्होंने ये अपडेट किए हैं। बाकी इंफॉर्मेशन उन्हें, हम लोगों को और आपको देनी पड़ेगी। हमें उनको बताना पड़ेगा कि ये फला कंपनी का ये पेपर या प्लान ये चेंज हो चुका है, वो फिर भी कुछ और रन कर रही है। हमें उन डायरेक्ट सेलर एंटिटीज वालों को जाके बात करनी पड़ेगी कि सर आप जो ये कर रहे हैं, आपने चेंज किया, आप जाके डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करें। क्योंकि लोग ये नहीं करते, इसलिए डायरेक्ट सेलर्स को लगता है कि सर उसमें कुछ और था, इसमें कुछ और है, और ये चल जाता है। और सच्ची मायने में समझें तो हम मनी सर्कुलेशन वाली जो कंपनीज हैं, या जो फ्रॉड या फर्जीवाड़ा जो करते हैं लोग, हम उनको अगर गलत कह रहे हैं ना, तो हम भी लोग गलत हैं अगर हम इस चीज को सरकार के सामने नहीं लेकर आ रहे। तो मेरा अनुरोध है सभी यूजर से, सभी कंज्यूमर से, सभी डायरेक्ट सेलर से, कि डिपार्टमेंट आपकी बात सुनने को तैयार है, डिपार्टमेंट आपके साथ काम करने को तैयार है, तो आप उनको बताएं कि सर ये फला फला कंपनी और ये कुछ और कर रही है। अगर हम सब लोग अवेयर नहीं होंगे, हम सब सरकार का साथ नहीं बनेंगे, उनके हाथ नहीं बनेंगे, तो आप समझे सरकार कब तक काम कर सकती है बच्चा। तो मेरा मानना यह है कि हम सभी को इसमें भागीदारी लेनी पड़ेगी, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। दैट्स ग्रेट। तो इससे हम यूं समझें कि सर जो कंपनी वहां रजिस्टर्ड है, तो उसके बावजूद भी हम उनको देखें, चेक करें उनका मार्केटिंग प्लान, प्रोडक्ट, कहीं ऐसी संभावना हो सकती है कि वहां उन्होंने कुछ और डाटा दिया है, अलग वो नीचे कुछ अलग तरह का रैकेट चला रहे हैं, तो उस चीज को ध्यान में रखना है। और दूसरी चीज मैं ये समझूं कि अगर कहीं हमें कुछ गलत दिख रहा है फील्ड में, कोई मनी सर्कुलेशन कंपनी है, कोई उस प्रकार की चीज लग रही है, तो हम आपस में चर्चा न करके उसको हम लोग मिनिस्ट्री में रिपोर्ट करें, मेल करें, शिकायत दर्ज करें, या हमारे स्टेट में नजदीकी जो भी पुलिस स्टेशन है उसमें उसको इन्फॉर्म करना चाहिए। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। अब इतनी मेहनत के बाद देखिए, 99 में जब एमएलएम शुरू किया था, तो मेरी अपलाइन या मेरा दोस्त जिसने मेरे साथ काम किया था, जिसने मुझे वो प्रोडक्ट दिखाया था, मेरा पहला क्वेश्चन यही था कि भाई ये इंडस्ट्री लीगल है कि नहीं है। और मेरी अपलाइन ने, मेरे इंट्रोड्यूसर ने कहा था भाई अगले महीने 2 महीने में हो जाएगा। सो मेरे अब हम जैसे लोग जिन्होंने 99 से वेट किया कि ये लीगल होने जाए, उसमें सरकार ने भी आपकी हेल्प कर दी, स्टेक होल्डर्स हैं, डिफरेंट एसोसिएशंस हैं, सबने मेहनत करके एक रास्ते में एक मंजिल बनाई। अगर हम ही उसको साथ नहीं देंगे तो कहां तक आएगा काम। तो हमें तो ये सबको करना पड़ेगा, जिम्मेदारी लेनी चाहिए बच्चा।
दैट्स ग्रेट सर। अगले प्रश्न पे आते हैं सर। सोनू प्रताप सिंह ने भी ये प्रश्न पूछा है और सिद्ध दैट्स इट इन्होंने भी पूछा है, नेटवर्क मार्केटिंग के सक्सेसफुल लोगों को न्यूज चैनल व न्यूज पेपर वाले क्यों नहीं दिखाते व बुलाते? वो क्यों नहीं दिखाते? इसके दो दो कारण हैं। जब मैंने न्यूज़पेपर्स वालों से मिलता हूँ या मीडिया वालों से मिलता हूँ तो दो कारण समझ में आए। पहला जो कारण है वो परसेप्शन है या नजरिया है हमारी इंडस्ट्री को देखने का। तो उनको हमारी इंडस्ट्री के बारे में अच्छी चीजें नहीं पता, तो उनको हमारी इंडस्ट्री के बारे में बुरी चीज पता है। तो इसलिए बुरी चीज पता, तो इसलिए वो उसको हर चीज को उसी चश्मे से देखते हैं। तो उनको लगता है कि यार ये एक हॉट टॉपिक ना हो जाए, बर्निंग टॉपिक ना हो जाए, या ये ऐसा टॉपिक ना हो जाए कि जलता हुआ कोयला है कि हमें हाथ लगा लें और हम किसी गलत चीज को प्रमोट कर दें। पर जब आप उनसे पूछो कि सर आपने कई ऐसे किरदारों को मीडिया में आपने हाईलाइट कर दिया जिनमें सभी ठीक नहीं होते, उसमें आप कैसे डिसाइड करते हो? तो उनका भी ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है, कहता है यार एडवर्टाइजिंग का भी तो पैसा है, तो मीडिया का भी तो एक सपोर्ट चाहिए। तो अगर एडवर्टाइजिंग ज्यादा करेगा तो ऑब्वियसली हम सपोर्ट कर देंगे। बट मेरा मानना यह है कि वो इसलिए नहीं करते क्योंकि हम सब लोगों ने उनको ठीक चीज दिखाई नहीं है, और गलत चीज की न्यूज ज्यादा बिकती है। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। आज से करीबन 3 साल पहले एक बॉम्बे में एक कॉल सेंटर में एक छोटा सा फ्रॉड हुआ। उस फ्रॉड की न्यूज पूरे मार्केट में जाना शुरू हुई। 1 महीने बाद उसी न्यूज में एक वर्ड और डाल दिया गया कि वो लोग जो हायरिंग करते थे, जो स्टाफ को बुलाया जाता था कॉल सेंटर के लिए, वो MLM के तरीके से किया जाता था। और वो न्यूज 100 गुना ज्यादा वायरल हो गई, जबकि वैसा नहीं था। ऐसा कोई लेना देना नहीं था सर। एक कॉल सेंटर अलग काम है, एक MLM इंडस्ट्री अलग काम है। आपको क्या करना मिक्स करके? तो मेरा मानना यह है कि आप मीडिया इसलिए इस चीज को जब उनका फायदा था उन्होंने उसे यूज कर लिया, बट जब आप कोई ठीक चीज लेके जाते हैं तो वो यूज नहीं करते। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड, अब मान के चलें जब आपके कंज्यूमर ऐप में आप आ चुके हैं, आप रूट में आ चुके हैं, अब आपके जो बड़ी कंपनीज हैं जो काम करती हैं वो मीडिया में जाती हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले साल में अब आप काफी लोगों को न्यूज़पेपर और मीडिया में देखेंगे। अब आपके काफी चेहरे आपको नजर आना शुरू होंगे, क्योंकि अब ये इंडस्ट्री लीगल के साथ साथ एथिकल की तरफ भी जाती है। अगर आप एथिकल काम करते हैं तो आप जरूर आएंगे। और मुझे लगता है कि वत्स साहब आपका जो प्लेटफॉर्म है इस परसेप्शन को इंप्रूव करने में बहुत मदद कर रहा है। तो अगर मेरे मीडिया के दोस्त होंगे, मैं उनको जरूर ये प्लेटफॉर्म में दिखाना चाहूंगा कि ये हमारी इंडस्ट्री की सच्चाई है जो आप नहीं देखते। आप जो देखते हैं वो सिर्फ एक पार्ट है हमारी इंडस्ट्री का। तो आपके आंसर देने का, आपके जो क्वेश्चन है उसके आंसर मैं इसी तरीके से देना चाहूंगा कि आने वाले टाइम में, अगले साल 2 साल में आप जरूर देखेंगे कि हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं, नेटवर्कर्स हैं, डायरेक्ट सेलर्स हैं, वो मीडिया में भी होंगे, मैगजीन में भी होंगे, और वो हर जगह होंगे जहां पे ये होना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। दिशा एजुकेशन सिस्टम, इनका प्रश्न है, डायरेक्ट सेलिंग की अच्छी बातें क्या हैं? अगर 3 अच्छी बातें आपसे पूछी जाए तो क्या हो सकती हैं सर? और 3 बुरी बातें भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, दोनों पक्ष हम रखेंगे। डायरेक्ट सेलिंग की जो मुझे सबसे अच्छी बात लगती है वो लगती है इसका जीने का तरीका। सो एक डायरेक्ट सेलर जिस तरीके से जिंदगी जीता है वो एक सिस्टम मुझे सबसे अच्छा लगता है। तो ये जो मैं आंसर दे रहा हूं ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो मुझे सबसे पहले वो सिस्टम समझ में आया, मुझे वो सिस्टम बड़ा अच्छा लगता है कि जिस तरीके से आप ये काम करते हैं डायरेक्ट सेलिंग का। दूसरा मुझे सिस्टम अच्छा लगता है कि आप बहुत कम रिसोर्सेज से, बहुत ही कम कैपिटल इन्वेस्टमेंट से, अपनी मेहनत, कॉन्फिडेंस, नॉलेज के बेसिस पे, अपने रिलेशनशिप के बेसिस पे आप एक्चुअल अपने सपने पूरे कर सकते हैं। किसी भी और इंडस्ट्री से मुकाबला करें, किसी और बिजनेस मॉडल से मुकाबला करते हैं, किसी जॉब से आप कंपेयर करते हैं, तो आप ये समझें कि एफर्ट वर्सेस जब रिजल्ट है ना, उसमें बहुत बड़ा मापदंड का फर्क है। यहाँ पे आप कुछ एक रिसोर्सेज के साथ, कुछ प्रोडक्ट के साथ, आप एक ऐसा रास्ता है आपके पास, अगर आप चलें तो आप पहुंच सकते हैं। तो ये 2 चीजें हैं जो मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में सबसे अच्छी पसंद है। तीसरा मुझे पसंद है कि
डायरेक्ट सेलर्स का जो इंथुजियाज्म होता है या उनकी बात करने की जो सोच होती है, जब वो मिलते हैं, वो जिस शौक से मिलते हैं, जिस तो आपको लगता है कि हाँ यार, ये जिंदगी, ये लोग हैं जो कुछ करना चाहते हैं। हर जगह आप मिलते हैं तो थोड़ा सा ग्लूमी वातावरण हो जाता है, कोई किसी तरह से डेस्परेट से बात करता है, ये लोग आते हैं एक्साइटेड होकर बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक्साइटमेंट बहुत जरूरी है जिंदगी को जीने के लिए। तो ये 3 चीजें मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बहुत आती हैं, मतलब। और अब आपका जो सेकंड पार्ट है कि इसमें मुझे क्या चीज पसंद नहीं है, मुझे जो पसंद नहीं है वो ये है कि जब आप किसी को इस बिजनेस के लिए अप्रोच करते हैं, आप उसमें मेहनत करें। देखिए, हमारी पूरी इंडस्ट्री की जो नेगेटिविटी है वो एक ही कॉन्सेप्ट पे है, जो आपका टच पॉइंट होता है नए प्रोस्पेक्ट के साथ। सो मैं एज अ डायरेक्ट सेलर जब मैं अपने नए प्रोस्पेक्ट से मिलता हूँ और उनसे क्या कहता हूँ, वो एक्चुअली पूरा का पूरा एक ग्राउंड वर्क खड़ा कर देता है पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी के बीच में। तो मुझे जो पसंद नहीं आता वो कई बार जब हमारे डायरेक्ट सेलर किसी को इंट्रोड्यूस करने के लिए, किसी को प्रोडक्ट दिखाने के लिए या प्लान दिखाने के लिए जब कुछ और गलत चीजें बोल देते हैं, वो एक इजी वे आउट ढूंढ लेते हैं किसी को लाने का सिस्टम में। तो मैं ये जरूर चाहता हूँ कि हाँ, यहाँ पे हमारे डायरेक्ट सेलर्स काम करें, मेहनत करें। ओके। सेकंड चीज, मुझे अपनी इंडस्ट्री की क्या पसंद नहीं है, ये सोचना पड़ेगा बच्चा, ये तो बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है। नहीं बच्चा, मैं सॉरी, मैं इसी क्या है, शायद मुझे सब कुछ पसंद है इंडस्ट्री। एक्चुअली जब हम लोग इंडस्ट्री से में डूब के काम करते हैं ना सर, इसके अच्छे पहलू तो बहुत सारे हैं, वो हम लोग एक लंबी लिस्ट बना देंगे, लेकिन जब हम इसके नकारात्मक पहलुओं को देखते हैं तो उनकी लिस्ट जल्दी खत्म हो जाती है। थैंक यू सो मच सर। आपके लिए कुछ हमने रैपिड फायर क्वेश्चन तैयार करके रखे हैं सर, तैयार हैं? ये जरूरी है साहब? ये जरूरी है सर, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है, हमारे बहुत सारे व्यूवर्स वेट करते हैं इसका। जी सर, बताएं सर। राइट। एक गलती जो राहुल सुदन ने की और वो चाहते हैं बाकी लोग उसको न करें, कोई भी एक गलती लाइफ में जो आपने की हो और आप चाहते हैं कि लोग न करें उसको। जब मैं डायरेक्ट सेलर था और मैं काफी अच्छी पोस्ट पे आ गया था, तो मेरे पास काफी कमीशन और मेरी इंसेंटिव और रिवॉर्ड्स काफी थे, पर मुझे वो पैसा संभालना नहीं आया। तो मैं उस टाइम पे 20-21 साल 22 साल की उम्र में मुझे वो नॉलेज नहीं थी कि इसको कैसे मैनेज करना है। तो आज अगर मैं किसी से रिक्वेस्ट करता हूँ तो यही करता हूँ कि पैसा आपके पास आता है तो उसे आप सेव भी करना सीखें, मैनेज करना सीखें। तो ये मेरी एक गलती है जो आप लोग मत करना। That's great, wonderful सर। और बहुत सारे डायरेक्ट सेलर एक्चुअली ये गलती करते हैं कि वो थोड़ा सा हमारे बिजनेस में शो ऑफ एक पार्ट रहता है, तो शो ऑफ के चक्कर में वो कुछ ज्यादा ही शो ऑफ कर जाते हैं और ज्यादा ओवर एम्बिशियस और ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं कि अभी इतना आ रहा है, फिर इतना भी आएगा, इतना आएगा, ऐसा होगा। और समटाइम परिस्थितियां वैसी नहीं होती। तो बहुत अच्छी आपने सबक दिया हमारे सभी दर्शकों को। वंडरफुल। लास्ट क्वेश्चन है सर, योर फेवरेट यूट्यूब चैनल? आपके अलावा? हमारा उस लिस्ट में आता है। आपका फेवरेट और रिस्पेक्ट दोनों कॉलम में आता है। कई बार आपको फेवरेट सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं आप कुछ चीजें, तो आपको फेवरेट समझ में आती है, बट मैं रिस्पेक्ट के लिए भी कहूंगा कि आप उस कैटेगरी में हैं। फेवरेट चैनल एक यूएस के ऑथर हैं, वो वैल्यू एंटरटेनमेंट करके रन करते हैं प्रोग्राम, और वो कभी कभी ऐसी कुछ चीजें, वो अच्छा ज्ञान बांटते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ज्ञान है जो उनका समझ में आता है, तो वो समझ में आता है तो वो अच्छा लगता है। So, फेवरेट पूछेंगे तो वैल्यू एंटरटेनमेंट है, फेवरेट प्लस रिस्पेक्ट पूछेंगे तो आपका नाम बोल सकता हूँ। थैंक यू सो मच सर, आपने हमारी मार्केट वैल्यू को और बढ़ा दिया है कि राहुल सुदन जी जो डायरेक्ट सेलिंग टुडे के चीफ एडिटर हैं, सो वो पसंद करते हैं, तो फिर व्यूअर्स को पसंद करना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत सारी जानकारियां हमारे साथ साझा की और आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए सर। एक ये मैगजीन जो है वो चला के आपने इंडस्ट्री की
शान शौकत को बढ़ाया है, और वो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बनता जा रहा है। और मैं सभी व्यूअर्स से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आगे आएं और इन्फॉर्मेशन लें, और आपका जो लिंक होगा आपकी वेबसाइट का वो हम लोग डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, ताकि जो लोग कनेक्ट होना चाहते हैं डायरेक्ट सेलिंग टुडे से, उनको कनेक्शन बहुत जल्दी मिल जाए। और इस प्रॉमिस के साथ हम आपसे विदा लेना चाहते हैं सर, इंडस्ट्री की सेवा के लिए जब भी हम आपको बुलाएंगे आप आएंगे। थैंक यू सो मच व्हाट्सअप, थैंक यू एवरीबॉडी, आपकी टीम, जितने भी लोगों ने सुना, सारे डायरेक्ट सेलर्स, मुझे सुनने के लिए और मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। आप अगर भूल जाएंगे मुझे बुलाने के लिए, मैं आपको हर महीने याद दिलाता रहूंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो ये थे राहुल सुदन, एडिटर इन चीफ डायरेक्ट सेलिंग टुडे। अपनी मैगजीन के माध्यम से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को गाइड कर रहे हैं, और अगले मंगलवार रात्रि 8 बजे फिर एक नई शख्सियत आपके सामने होगी। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी कि कौन कौन लोग हमारे इस चैनल पे आते हैं। सो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए, अगर नहीं किया है तो बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आए, और इसका प्रचार प्रसार अगर हम लोग करेंगे तो फिर आप बहुत सारे लोगों को लाभ पहुंचा सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग की सही इन्फॉर्मेशन के साथ साथ में जिंदगी के दूसरे फील्ड जो है उनकी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। और हमारा जो हर एपिसोड होता है वो एपिसोड के नीचे एक क्विज कॉन्टेस्ट आपको मिलता है, जिसमें आपके सामने कुछ प्रश्न होते हैं, 5 प्रश्न होते हैं एक्चुअली। उन 5 प्रश्नों के अगर आप सही जवाब देते हैं तो जो लकी विनर्स होते हैं उनके साथ हम एक इंटरेक्शन करते हैं, एक सेशन करते हैं महीने में एक बार, जिसमें मैं उन सबके सामने रूबरू होता हूं। वो मेरे से डायरेक्टली प्रश्न पूछते हैं, रूबरू मिलते हैं हम लोग, रूबरू मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम लोग मिलते हैं। और आपका नाम अगर विनर्स में आएगा तो उसको हम लोग अपनी वीडियो में आपके फोटो के साथ में, आपके स्टेशन के साथ में उसको अंकित करते हैं। सो एक क्विज कॉन्सेप्ट जो है, क्विज कॉन्टेस्ट, हर इंटरव्यू के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, वो आप जरूर खेलिए। और उसका मकसद ये है ताकि आप इंटरव्यू को एक एंटरटेनमेंट के रूप में न देखें, उसको सीखने के एटीट्यूड से देखें, और आप सीखेंगे तो फिर आप उन प्रश्न का, उन सवालों का सही से आप जवाब दे पाएंगे। सो अगले मंगलवार रात्रि फिर एक किसी बड़ी शख्सियत से हम लोग मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।